का नियम और वैद्युत क्षेत्र पर। तो उससे पहले आप फार्मूलों का रिवीजन कर ले एक बार। हम 7 टॉपिक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें आवेश का क्वांटीकरण है, कूलाम का नियम, सापेक्ष विद्युतशीलता, वैद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण व बलाघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथ ही साथ अदर टॉपिक्स जैसे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इन सब पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण में हमने क्या पढ़ा कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो हमेशा जो फंडामेंटल चार्ज है यानी मूल आवेश है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसका पूर्ण गुणज होता है, यानी कि Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस Ne। अगर किसी पदार्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उस पर धनावेश, और अगर उस पर कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो उस पर ऋणावेश हो जाता है, जहाँ पर n आपके पास कोई एक पूर्णांक होगा। कूलाम का नियम क्या कहता है? अगर दो बिंदु आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, और इनके बीच की जो दूरी है वो R है, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसे आप ये भी याद रखते हो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये होता, ये फार्मूला तब लगेगा जब आवेशों के बीच निर्वात हो या वायु हो। अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो माध्यम में फार्मूला बन जाएगा F के से लिखेंगे और यहाँ पर नीचे K लग जाएगा 1/4πε0 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस केस में ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। K को कहते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, और इसका मान हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही रहेगा, कभी भी छोटा नहीं होगा। सापेक्ष विद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन R से लिखते हो, ये होता है ε/ε0, यानी कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों के अनुपात को कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, और ये बराबर होता है माध्यम का परावैद्युतांक K के बराबर होता है। फिर वैद्युत क्षेत्र की बात करें। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज F अपॉन Q0, ये वैद्युत क्षेत्र होता है। और यहाँ से आप फोर्स निकालना चाहो तो फोर्स निकल आएगा Q0 इंटू E। ये वैद्युत क्षेत्र हो गया। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो बिंदु आवेश है, अगर कोई यहाँ पर एक आवेश है Q और इससे R दूरी पर पॉइंट P है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो निकालेंगे, प्लस आवेश है तो बाहर की तरफ डायरेक्शन बनता है और माइनस होगा तो आवेश की तरफ, और ये होता कितना है? ये होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। फिर बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? बराबर और विपरीत आवेश अगर एक दूसरे के बहुत ही समीप स्थित हों तो उसको कहते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसे P से लिखते हैं, ये होता है Q इंटू 2L। 2L क्या है? आवेशों के बीच की दूरी। एक यहाँ पर -Q आवेश और एक +Q आवेश है, और इनके बीच की दूरी जो हो वो 2L हो अगर, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे क्या? वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की डायरेक्शन होती है ऋणावेश से धनावेश की तरफ, ये, और द्विध्रुव आघूर्ण होगा P इक्वल टू Q इंटू 2L, या जिसे आप लिख सकते हो क्या? 2QL। ध्यान रखना 2L जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, कभी गलती से L मत ले लेना। यहाँ 2L में अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल में कि हम 2L क्यों दूरी को 2L क्यों ले रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरत है कि आपको ये भी ध्यान रखना कि जब आप यहाँ अगले टॉपिक पर आते हैं तो आपको मिड पॉइंट से डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो अपने लिए आसान होता है कि 2L है तो आधा L ले ले और आधा L ले ले, इसलिए। अच्छा, इसके बाद बल आघूर्ण। अगर इसको आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे थीटा कोण पर, जैसे ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र लिया, इसमें आपने इस वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया, तो इसमें ये बराबर और विपरीत बल काम करेंगे, जिसके कारण इस पर बल आघूर्ण लगेगा। और बल आघूर्ण टाउ ई इसके लिए होता है PE साइन थीटा, जहाँ थीटा क्या है? ये द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनाता वही होता है टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ठीक है। जिसे वेक्टर फॉर्म में आप चाहो तो लिख सकते हो टाउ ई इक्वल टू P क्रॉस E, ऐसे भी लिख सकते हो आप, सदिश रूप में, वेक्टर रूप में। नाउ
अब बात करें वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो इसके लिए अलग अलग केस होता है। पहला केस अगर अक्षीय स्थिति की बात करेंगे, अक्षीय स्थिति का मतलब ये है आपके पास वैद्युत द्विध्रुव और यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है P, जिसकी दूरी यहाँ से मध्य बिंदु से कितना है R है। तो इस वाले पॉइंट के लिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। फिर निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। निरक्षीय स्थिति में जब निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो जैसे ये अपने पास ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर यहाँ पर पॉइंट P हो तो इसको बोलते हैं निरक्षीय पॉइंट है, निरक्ष पर स्थित है, इसके अक्ष पर नहीं है। तो निरक्षीय स्थिति में इसका जो सूत्र बनता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ये होता है। डायरेक्शन ध्यान रखें, इसके लिए डायरेक्शन इधर बनेगा और इसके लिए जो डायरेक्शन बनेगा इसका अपोजिट बनेगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो अक्षीय स्थिति का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो निरक्षीय स्थिति का सीधा 2 गुना होता है। ठीक है, सारे फार्मूले एक बार नोट कर ले और फिर शुरू होता है अपना खेल। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। पहला पार्ट कह रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। दूसरा कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। अच्छा, तो देखो जब आपने ऊन से किसी पॉलीथीन को रगड़ा तो कह रहा है कि उस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम का ऋणावेश आया। ऋणावेश आया इसका मतलब क्या हो, उस पर कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गए। किस पर आ गए, पॉलीथीन पर आ गए। किससे निकलकर, ऊन से निकलकर। ठीक है, अब आपको पहला पार्ट बताना है कि कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ। तो ये पहला टॉपिक जो आपका क्वांटीकरण है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको अगर निकालना है तो आवेश अपने पास कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलाम और आपको n बताना है और फार्मूला क्या होता है Q = Ne। ये A पार्ट को कर रहे हैं तो Q = Ne होता है। इससे n क्या हो जाएगा Q/E। Q का मान 3 × 10⁻⁷ और E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों कूलाम होते तो कूलाम कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लें तो देखो यहाँ 3/16 है। अगर मैं ये डेसिमल ऊपर कर दूँ, डेसिमल हटा दूँ तो यहाँ 0 आ जाएगा, नहीं 30/16 हो जाएगा इंटू 10 पावर देखो -19। अगर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 19, प्लस के 19 से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 19 से अगर आप 7 माइनस करते हो तो ये बन जाएगा 12। डिवाइड कर लो इसे 16 से तो 16 का टेबल तो आपको आता होगा, 2 टाइम्स तो जा नहीं सकता। ये आएगा 1.875 आई थिंक। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइड करके देख लेना 1.875 आएगा इंटू 10 पावर 12। ये आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, किस पदार्थ से किस पदार्थ पर ट्रांसफ़र हुए, तो ये स्थानांतरित हो रहे हैं कहाँ से, ऊन से किस पर आ रहे हैं, पॉलीथीन पर। ठीक है, ऊन से रगड़ा गया है पॉलीथीन तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किससे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं ऊन से, जिस पर देखो ध्यान रखना जिस पर ऋणावेश है उसी पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आए, तो ऊन से पॉलीथीन पर। स्थानांतरित हुए। अच्छा, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में
द्रव्यमान का भी कुछ स्थानांतरण होता है। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना द्रव्यमान तो लेकर जा रहा है, और द्रव्यमान लेकर जा रहा है तो जाहिर सी बात है द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेट करें इसको। बी पार्ट, तो स्थानांतरित द्रव्यमान, स्थानांतरित द्रव्यमान, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए 1.875 इंटू 10 पावर 12, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद स्थानांतरित द्रव्यमान की मात्रा भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 1.71 इंटू 10 टू द पावर -18 kg, इतना द्रव्यमान स्थानांतरित हो जाएगा ऊन से पॉलीथीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7n14 यानी कि नाइट्रोजन दिया, इसके नाभिक पर आवेश की गणना करें। नाभिक में सिर्फ धनावेश होता है, याद रखना। तो नाभिक पर आवेश निकालना है, तो कितने प्रोटॉन है 7 प्रोटॉन है, तो 7 प्रोटॉन का इस पर आवेश होगा। तो यहाँ पर नाभिक पर आवेश जो आ जाएगा इसका 7e हो जाएगा। Ne होता ना, यानी यहाँ पर कितना है 7, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या कितना है 7। तो ये हो जाएगा 7 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, यानी कि कितना हो जाएगा 11.2 इंटू 10 पावर -19 कूलाम, जिसे आप लिख सकते हो 1.12 इंटू 10 पावर -18 कूलाम। तो ये आ जाएगा नाइट्रोजन के नाभिक पर इतना धनावेश होगा। ठीक है, धनावेश क्यों होगा, क्योंकि नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो सिर्फ नाभिक का आवेश पूछा, तो नाभिक पर कितना आवेश होगा 7e के बराबर होगा, वो भी प्लस का होगा, याद रखना, क्योंकि उस नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 1000 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन अधिक है तो याद रखना, जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं उस पर ऋणावेश होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हो तो धनावेश। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, इसका मतलब उस पर ऋणावेश है। उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति, तो प्रकृति पता चल गया कैसा, ऋणावेश है। और आवेश की मात्रा भी आपको निकालना है, तो आवेश की मात्रा निकाल सकते हो Q = Ne के फार्मूले से। तो यहाँ पर इसका अगर हल करें तो प्रकृति कैसा हो जाएगा, प्रकृति इसका जो हो जाएगा वो ऋणावेश हो जाएगा, और आवेश कितना हो जाएगा, तो Q = N की जगह कितना रखेंगे 1000 E, यानी कि 1000 का मतलब 10 पावर 3 और E का मतलब 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलाम। ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर, देखो -19 + 3 यानी -16 कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करो। तो देखो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो प्रोटॉन बढ़ गए, यानी कि उस पर धनावेश हो गया। तो यहाँ पर इसका अगर हल निकालते हो तो यहाँ पर सबसे पहले Q निकाल लो, Q = Ne यानी 500E। तो 500E इसे लिख सकते हो 500 को 5 × 10⁻2 और E का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। हल कर लें इसको, 16 × 5 = 80 यानी 8.0 इंटू 10 टू दी पावर देखो -19 + 2 यानी कि -17 कूलाम। ये तो आ गया आवेश। और प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति इसका होगा धनावेश होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है, धनावेश। याद रखिए अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो पदार्थ पर ऋणावेश होगा, और अगर पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उस पर धनावेश होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच बल कितना है। तो ये कूलाम नियम पर बेस्ड आधारित सवाल है। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच जो बल होता है F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पर अपने पास Q1 है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम और दूरी दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में नहीं लगाना है आपको, मीटर में लगाना, तो मीटर में बदलने का तरीका है 10⁻⁻2 से इसे गुणा कर दो तो ये बन जाएगा मीटर में, और इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 3.0 × 10⁻, देखो यहाँ से आपने कम किया तो इसमें एक प्लस हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा मीटर, ये बन जाएगा। ठीक है। अब कूलाम के नियम से क्या कहता है, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है F बराबर 9 × 10⁹। देखो वायु की बात है तो आप सीधा यही लोगे, नहीं तो इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा परावैद्युतांक यानी कैपिटल K से। तो यहाँ पर ये हो गया Q1 Q2/r², मान रख लो सबका। तो 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷, और नीचे जो दूरी आई है वो 3 × 10⁻⁻1 है, तो 3 × 10⁻⁻1 और इसका कर लो स्क्वायर, कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पर 2 × 3 = 6, 10⁻⁻7 -14 और नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये 10⁻⁻2। इस 9 से ये 9 हटा दो तो बचेगा क्या, F बराबर यहाँ तो बचा 6 × 10⁻, यहाँ देखो ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 9 और ये 2 11 हो गया, और इधर कितना है -14, तो 11 - 14 कितना हो जाएगा -3, और मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, यानी कि उन आवेशों के बीच बल होगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम आवेश हो तो पहला पार्ट, दोनों आवेश के बीच की दूरी क्या है, और दूसरा बताना है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। ये भी कूलाम नियम पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अपने पास Q1 कितना है 0.4 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब इसको 10⁻⁻6 से गुणा कर दो कूलाम। Q2 ए पार्ट को कर रहे हैं, Q2 आपके पास दे रखा है 0.8 माइक्रो कूलाम, यानी कि 0.8 × 10⁻⁻6 कूलाम, और बल दे रखा है आपके पास 0.2 न्यूटन। दूरी आपको बताना है, कूलाम का नियम लगा दो। F बराबर क्या होता है 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2/r²। यहाँ से r² अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा, r² इधर भेज दो तो F नीचे चला जाएगा, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 और नीचे चला आएगा क्या F। अब सबका मान रख लो और r² कैलकुलेट कर लो। 9 × 10⁻⁹, Q1 का मान 0.4 × 10⁻⁻6 और Q2 का मान है 0.8 × 10⁻⁻6 और बल का मान है कितना 0.2 न्यूटन। दशमलव हटा दो यहाँ से
और 2 से इस 4 को काटेंगे तो बन जाएगा 2। अब देखिए कैलकुलेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर है 2। 9 और 2 का गुणा 18 हो गया, और उस 18 का गुणा करो, ये 8 से 18 अट्ठे 144। 144 एक अंक बाद दशमलव लगा लीजिए। 10 का घात देखो कितना बन रहा है, -6 -6 माइनस का 12 हो गया, और इधर प्लस का 9। तो 9 से 12 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 का घात -3। ये मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। इसे आप लिख सकते हो, दशमलव हटाओगे अगर तो 144 गुणे 10 का घात कितना हो जाएगा। आप एक हटाया तो ये संख्या 14 से 14.4 से 144 बन गई, तो आपको इसमें पावर में +1 करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ बढ़ा रहे हैं ना, तो इसमें -1 करना पड़ेगा। तो -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है। अगर ये संख्या देखो, अगर इसको दशमलव हटा करके आप बड़ा कर रहे हैं तो इसका घात कम करना पड़ेगा, और अगर ये संख्या ही आप इसको बढ़ा रहे हो तो इसका घात आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाने की, देखो ध्यान रखिए, इसको बढ़ाना है तो इसमें घटाना पड़ेगा, और इसको घटाना है तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बार हम क्या करें, इसमें बढ़ा रहे हैं, 14.4 को 144 बना रहे हैं, तो एक अंक हटाए तो इसमें माइनस का 1 कर देंगे, तो -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4 मीटर स्क्वायर। दूरी आपको चाहिए r, तो r कितना हो जाएगा, 144 का वर्गमूल निकालिए, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल लगेगा। 144 का वर्गमूल 12, और 10 का घात -4 है तो इसका वर्गमूल 10 का घात -2, जोड़ा जिसमें बनाते हो ना, 10 का घात -2 मीटर। और इसी को आप लिख सकते हो, 10 का घात -2 हटेगा तो सेंटीमीटर बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आवेशों के बीच की दूरी होगी। बी पार्ट में भी इसने कुछ पूछा है। क्या पूछा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण बल कितना लगेगा। तो देखो बी पार्ट के लिए, अगर बी पार्ट की बात करें तो हमने बताया था एक चीज़ कि दोनों जो आवेश होंगे, बिंदु आवेश, उन पर बराबर बल ही लगता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। याद होगा कि F21 बराबर था माइनस का F12, इसलिए दूसरे गोले पर भी उतना ही बल लगेगा। तो दूसरे गोले पर जो बल बनेगा, दूसरे गोले पर बल बराबर इतना ही बनने वाला है जो पहले था, 0.2 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। निरपेक्ष वर्ड का मतलब है कोई भी माध्यम ना हो, अर्थात निर्वात हो। तो अगर परावैद्युतांक 81 हो शुद्ध जल का, तो उस निरपेक्ष जो वैद्युतशीलता होगी, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता, सीधा इसने पूछा है कितना होगा। अच्छा, वैसे निर्वात की वैद्युतशीलता तो आप लोगों को याद भी रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो परावैद्युतांक 81 है, के आपको पता है ε/ε0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको बताना क्या, यहाँ आपको बताना एप्सिलॉन कितना होगा, इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। तो निरपेक्ष विद्युतशीलता इसकी बन जाएगी एप्सिलॉन इक्वल टू ε0 इंटू के। मान रख लेते हैं, ε0 का मान 8.85 गुणे 10 का घात -12, और के का मान कितना है 81। अब दोनों को गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, 81 का और इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7.17 गुणे 10 का घात -10। ठीक है, जब आप इसका गुणा करोगे तो 7.17 गुणे 10 का घात -10 मिलने वाला है। गुणा भाग करना तो आता ही ना। और मात्रक क्या होगा इसका,
तो इसका जो मात्रक होगा ये बन जाएगा आपके पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछे मतलब सीधा वो उस माध्यम की वैद्युतशीलता को पूछ रहा है। तो माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है और एप्सिलॉन निकालने का तरीका इसको इधर गुणा कर लेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी का अर्थ है उन पर ऋणावेश है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करो। तो देखो दोनों पर कमी है, इसका मतलब हुआ दोनों पर ऋणावेश है। अब आपको वैद्युत बल की गणना करनी है तो आवेश यहाँ पर Q1 और Q2 दोनों के दोनों बराबर होंगे, वो भी ऋणावेश है, ध्यान रखना। कितना होगा 10 का घात 5 ई के बराबर होगा, ऋणावेश है, ध्यान रखिएगा। तो ई का मान रख सकते हो कितना 1.6 × 10 का घात -19 कूलाम, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1.6 × 10 का घात -19 + 5 यानी कि -14 कूलाम। ये आपके पास Q1 Q2 के मान आ गए और दूरी दे रखा है 1 मीटर। सूत्र लगा लो और उससे आप बल की गणना कर लो कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम F बराबर क्या होगा 9 × 10 का घात 9 Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 Q2 दोनों का मान यही है 1.6 × 10 का घात -14 गुणे 1.6 × 10 का घात -14 और बटे में दूरी कितना है 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1। इसे गुणा करना है। गुणा करने का सिंपल सा तरीका होता है, जितनी संख्याएं हैं उनका गुणा कर लो, 10 के घात वालों को एक साथ इकट्ठा कर लो, उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद देखते हैं कि कितना आता है। तो ये आएगा 2.3 × 10 का घात -16 न्यूटन। 2.3 × 10 का घात -16 न्यूटन, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, गुणा कर लेगा, बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेशन तो आना चाहिए इतना। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो गुणा भाग तो आना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 क्या कह रहा है कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। ठीक है, इसने देखो आवेश नहीं दिया कितना कितना, इसने कहा दो आवेश हैं, दोनों का योग है 9 माइक्रोकूलम। तो अब आपको बताना है कि उनका अलग अलग मान क्या होगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर अगर हम मान लें Q1 यानी पहला आवेश है Q, तब दूसरा आवेश Q2 क्या बनेगा। देखो योग तो है 9 माइक्रोकूलम, तो जब 9 माइक्रोकूलम है तो जाहिर सी बात है 9 माइक्रोकूलम से Q कम हो जाएगा, यानी कि 9 माइक्रोकूलम माइनस का Q, ये बन जाएगा। अब बल का सूत्र लगा दो, क्या होता है F बराबर 9 × 10 का घात 9 Q1 Q2 अपॉन में R²। सबका मान रख लेते हैं। F का मान है 18 न्यूटन, यहाँ 9 × 10 का घात 9, Q1 का मान Q और Q2 का मान कितना है 9 माइक्रोकूलम यानी 9 × 10 का घात -6 कूलम माइनस का Q बटे दूरी कितना है 0.1 मीटर, स्क्वायर करेंगे 0.1 × 0.1। तो 0.1 और 0.1 का गुणा जब करोगे तो 0.01 बन जाएगा। तो इसे आप ऐसे लिख लें 0.01। इसका उधर गुणा कर लो, अगर क्रॉस गुणा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.18, क्योंकि 18 एकम 18 और 2 अंक बाद दशमलव तो 1 2, 0.18 इधर है
9 गुणे 10 का घात 9 और ये है साथ में q एंड 9 गुणे 10 का घात -6 माइनस q, ये बनेगा। इसको इधर ले आते हैं, लाने के बाद क्या बनेगा 0.18, यहाँ से कैंसिल कर लो थोड़ा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 यानी 0.02। 10 का घात -9, इधर प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि 0.02 गुणे 10 का घात -9 इधर है, इधर गुणा कर लो 9q इंटू 10 पावर -6 माइनस क्यू स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ से 2 अंक हटा दें तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 10 का घात -9। अब यहाँ से देखो ये संख्या आप बड़ी कर रहे हो ना, तो बड़ा कर रहे हो तो इसको करना पड़ेगा छोटा, यानी इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कितना 2 अंक, तो 2 अंक माइनस हो जाएगा, -11 हो जाएगा। इधर है 9q इंटू 10 पावर -6 माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना है जिससे कि ये सॉल्व हो जाए और आंसर आपका मिल जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो क्या किया जाए जिससे कि काम हो जाए, एक तरीका आप इसका गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है। इसको आप क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर, इसको इधर ले आए प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10 का घात -6 क्यू, और ये इधर देखो इन सबको इधर लाएं, ये प्लस का है 2 गुणे 10 का घात -11 इक्वल टू 0। अब आपको इसका करना पड़ेगा गुणनखंड। तो अब इसका गुणनखंड कैसे किया जाए, यहाँ पर देखो ये 9 है, ये 2 है, तो मामला बैठ नहीं रहा, इसलिए इसको मैं बनाता हूँ 20। तो 1 0 आप बढ़ाए हो, यहाँ पर इस संख्या को बड़ी की हो तो इसको कम करना पड़ेगा, यानी एक और माइनस हो जाएगा, तो ये 10 का घात -12 हो जाएगा। अब मामला बैठ जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, इस मिडिल पार्ट को ऐसे तोड़ना है कि जब इनको प्लस करो तो 9 गुणे 10 का घात -6 आए, और जब गुणा करो तो 20 गुणे 10 का घात -12 आए। तो एक बात पता चल रहा है कि अगर मैं एक 5 ले लूँ और एक 4 ले लूँ, 5 गुणे 10 का घात -6 और 4 गुणे 10 का घात -6, तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 गुणे 10 का घात -6 हो जाएगा, और गुणा करेंगे तो 5 और 4 का गुणा 20 हो गया, और 10 का घात -6, 10 का घात -6 कितना हो जाएगा, 10 का घात -12। इसका मतलब पता चला कि इसका जब गुणनखंड करोगे तो इसमें क्यू के 2 मान मिलेंगे। एक तो मिलेगा 5 गुणे 10 का घात -6 कूलम, और दूसरा मिलेगा 4 गुणे 10 का घात -6 कूलम। तो एक Q1 हो गया और दूसरा Q2 हो गया, यानी कि आपके पास पता क्या चला कि Q1 अगर आप लेते हो 5 गुणे 10 का घात -6 कूलम, जिसे लिखोगे 5 माइक्रो कूलम, तो Q2 आपके पास दूसरा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना है 9 है, तो दूसरा हो जाएगा 4 गुणे 10 का घात -6 का कूलम, जिसे आप लिखोगे 4 माइक्रो कूलम। तो ये दोनों आवेशों के अलग अलग मान हो गए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ गुणनखंड करने के लिए। जब आप देख रहे हो यहाँ 9 है और यहाँ 2 था तो मामला नहीं बैठ रहा था, इसलिए इसको 20 बनाना पड़ा, और जब इसको 1 0 इसमें बढ़ाए हो, इसका मतलब इसमें 1 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो -11 था तो वो -12 में कन्वर्ट हो गया, और जब आप इसका गुणनखंड किए तो एक 5 और एक 4 बनाया, यानी कि पहला आवेश 5 माइक्रो कूलम और दूसरा आवेश 4 माइक्रो कूलम बन गया। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी व डी पर प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल ज्ञात करना। ये यूपी बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। तो पहले दिए गए जो भी आपके पास क्वेश्चन में दिया उसके अनुसार डायग्राम क्रिएट करते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग बना लीजिए इस तरह से, इसका नाम है ए बी सी और डी, और इसमें प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश है।
यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। अब इसने कहा D पर जो आवेश रखा है इस पर बल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो बल इस पर सबके कारण होगा। इसकी भुजा याद रखना कितना है, A, चारों भुजाएं इसकी A हैं। तो विकर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये A है, ये A है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या बनेगा, √a² प्लस a²। ये कितना हो जाएगा, √a² + a²। तो 2 बार हो जाएगा, तो 2a² और 2 रूट के अंदर और a पर स्क्वायर है तो वो बाहर हो जाएगा, यानी ये बनेगा √2a, ये बन जाएगा। अच्छा, अब आपको हर एक आवेश के कारण बल निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत चलेगा, यानी किसी आवेश पर आप जो बल निकालते हो वो अन्य सभी आवेशों के कारण जो बल लगेगा उसका सदिश योग निकाल लेते हैं। तो देखो, A पर रखे आवेश के कारण जो धनावेश से धनावेश के बीच प्रतिकर्षण लगता है, तो प्रतिकर्षण यानी ये आवेश पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में, इसको नाम दे दिया F1। B पर जो आवेश रखा है इसी लाइन पर लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि सारे के सारे आवेश एक ही जैसे हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, ये F2 हो गया। यहाँ C पर जो आवेश रखा इसके कारण जो बल लगेगा वो इसी लाइन पर इधर लगने वाला, क्योंकि सब के सब प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, F3। 9। अब ये तो बन गया। अब आपको ये टोटल बल निकालना, तो इनका सदिश योग करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये देखो ध्यान से, ये 45 डिग्री होता है क्योंकि ये टोटल 90 होगा, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 ही होगा। अब देखो, इसको करने का तरीका क्या होगा, कई तरीके आप लगा सकते हो। तो एक बेहतरीन तरीका क्या है इसका, कि आप इसको 2 घटक में वियोजित कर लो। किसको, F2 को। F1 और F3 को नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी x और y अक्ष पर हैं ही। इसको सिर्फ घटकों में वियोजित करना है, एक घटक आपका इस डायरेक्शन में और एक घटक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में आपका घटक क्या बन जाएगा, F2, और यहाँ 45 है तो cos 45, यहाँ 45 लिया है तो ये आपके पास बन गया F2। इधर ही दिखाते हैं, चलिए, ये D है। अगर ये 45 लेते हैं तो इधर वाला ये लंबवत घटक बनेगा, यानी F2 sin 45, और इधर वाले की तरफ बन जाएगा कितना, F2 cos 45, ये बन जाएगा। ठीक है। नाउ कुल बल आपको निकालना है, तो कुल बल निकालने के लिए क्या करना है, आपको क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक को निकाल लेना है। आप यहाँ पर अगर Fx निकालते हो, यानी कि क्षैतिज घटक निकालते हो, तो क्षैतिज घटक कितना बन जाएगा, जो x के डायरेक्शन में है इधर की तरफ, तो आपके पास एक तो F3 है और साथ ही साथ कौन है, F2 cos 45। ठीक है। और जो आपके पास Fy बनेगा वो कितना हो जाएगा, y घटक ये वाला है, कितना है, एक तो F1 है प्लस F2 sin 45 हो जाएगा, ये बनकर आया। ओके, तो बल कितना बनेगा, टोटल बल इसका F होता है √fx² प्लस fy², ये बनकर आएगा। fx और fy ये आपके पास इतने हैं, इन सब का मान रखकर आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। F3 अगर आपको निकालना है यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच का बल है, ये दूरी कितना है, a है, तो ये बन जाएगा आपके पास k Q²/a², क्योंकि Q1 और Q2 दोनों आपस में बराबर हैं। प्लस F2 की बात करें, ये F2 आपके पास है, तो ये इसके बीच का बल है, तो ये बन जाएगा k Q²/ इनके बीच की दूरी है √2a, और स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 2 और a का हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2a², और cos 45 का मान होता 1/√2। ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी रख लें। F1 आपके पास ये रहा, जो कि बनेगा k Q²/a² प्लस F2 आपके पास है k Q²/2a², और साथ ही साथ sin 45 भी होता 1/√2। ठीक है।
एफ एक्स और एफ वाई दोनों के मान को इसमें रख देते हैं, क्या बनेगा, f इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का मान, देखो ये जो है इसमें से जो कॉमन हो सके आप कॉमन कर लो। कॉमन क्या हो रहा है कि क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, बचेगा क्या, ये तो पूरा निकल गया 1 प्लस इधर देखिए ये 2 बचा और रूट 2 यानी 1/2 रूट 2, ये बन जाएगा। और ध्यान रखना इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर प्लस एफ वाई ये वाला, इसमें भी जो कॉमन हो कॉमन कर लो, के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कॉमन, और फिर बचेगा वही चीज़ 1 प्लस 1/2 रूट 2 इसका स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें से जो बाहर हो सकता है उसको बाहर कर लेते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये दोनों में है और बाहर होल स्क्वायर लगा, इसका मतलब रूट के बाहर इसको आराम से निकाल सकते हो। एफ आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। रूट के अंदर क्या बनेगा, देखो जो चीज़ ये लिखी वही चीज़ ये लिखी है, तो 2 बार हो गया, और इसका होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर लो, 2 गुना हो गया ना, होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 2 = 8 प्लस 2ab यानी कि 2 × 1/2 रूट 2, ये बन जाएगा, ये कट जाएगा तो होगा कितना f के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और देखो 8 × 8 और 1 9, 9/8 हो जाएगा, और इधर है 1/√2। अच्छा, ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी भाई, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दे, ये होल स्क्वायर आएगा ना, होल स्क्वायर में कितना आएगा 1 + 1/2 रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसको भी तो आप बाहर कर सकते थे, इसका स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर√2 टाइम्स ऑफ 1 + 1/2 रूट 2, ये इतना आएगा। के का मान आप रख लो 1/4πε0, और इसका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 और अंडर√2 क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और साथ में बचेगा 1 + 1/2 रूट 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। ऐसे सवालों में ध्यान रखना, घटकों में वियोजित उसको करते हैं जो x अक्ष और y अक्ष की दिशा में ना हो, और जो है ऑलरेडी उसको घटक में वियोजित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है यल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर बिंदु आवेश चित्रानुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर +q आवेश पर परिणामी बल का मान व दिशा ज्ञात करना। ये यूपी बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ पर भी बढ़िया क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले ज़रूरत क्या है, आपको निकालना पड़ेगा ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा, ये चीज़ें आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालें, समबाहु त्रिभुज है तो जाहिर सी बात आपको ये पता है टोटल कितना होता है 60, और ये कितना है L, और ये कोण है इसका 60। ठीक है, अब ये दूरी आपको निकालना कि कितना होगा। तो अगर ये टोटल आपका 60 है तो जाहिर सी बात है इसका हाफ कितना हो जाएगा 30, ये 30 हो गया। अच्छा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यहाँ पर ये ध्यान रखना ये 90 डिग्री है। ओके, तो अब ये कितना बनने वाला है ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास L/√3। कैसे आएगा, कैलकुलेट करके देख लो। आपके पास टोटल L है, ध्यान रखना। ठीक है,
तो थोड़ा सा आपको कोशिश करनी होगी और इसके बाद आराम से ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, यहाँ से निकाल सकते हो। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक l/2 होगा, मिड पॉइंट होगा। और अगर ये l/2 है और ये कोण आपका 30 है तो ये भी तो 30 है, ये 30 हो गया। तो ऐसे केस में अब आप यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो। तो निकालने के लिए आप क्या करो, इसमें लगा लो cos 30। जैसे cos 30 लगाओगे, cos 30 क्या बनेगा, आधार बट्टे कर्ण यानी l/2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, यही तो आपको निकालना है। ठीक है, तो ये जो भी हो इसको x अगर मानते हो तो ये x हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, l/2 cos 30। cos 30 का वैल्यू रख लो, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, l/√3। ठीक है, तो याद रखना समबाहु त्रिभुज जब भी हो तो ये जो दूरी होती है कितना होता है, l/√3 होता है। और ये सब बराबर होंगे, जितना उतना ये भी है और उतना ही ये भी है। ठीक है, अब बल के डायरेक्शन की ज़रूरत है। यहाँ पर प्लस आवेश रखा तो अगर इस आवेश के कारण बल लगाओगे तो ये इस डायरेक्शन में बनेगा, इसको F1 नाम दे दिया। इस आवेश के कारण बल इधर निकलेगा F2, लेकिन माइनस आवेश है तो यहाँ आकर्षण लगेगा, इसलिए इस पर बल इसी डायरेक्शन में ही बनेगा F3। ठीक है, अब देखो बल के मान कितना होंगे। तो आवेश सारे समान हैं, केवल माइनस है तो माइनस का मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, यानी F1 F2 और F3 दूरी भी समान है, आवेश भी समान है, इसलिए ये तीनों बराबर होंगे। F1 F2 और F3 तीनों के तीनों बराबर होंगे। और ये होगा कितना, फार्मूले के अनुसार ये बन जाएगा K कोई कांस्टेंट, कैपिटल Q स्मॉल q, और इनके बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे l/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, l² / 3 हो जाएगा। तो 3 को ऊपर भेज देंगे, यानी कि F1 बराबर F2 बराबर F3 आपके पास आ जाएगा। 3 ऊपर चला जाएगा, 3K कैपिटल Q स्मॉल q बट्टे l², ये निकल कर आ गया। अच्छा, अब फिर यहाँ पर आपको सदिश योग का नियम लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 बल है। तो आप तो एक तरीका घटक वाला लगा सकते हो, या आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो कि एक बल आपके पास इधर है F1 और दूसरा बल है ऐसे F2। तो दो बलों के परिणामी बल को निकालने का तरीका क्या था, F1² अंडर रूट में प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा, अगर थीटा इनके बीच का एंगल हो तो ये सूत्र होता है। ये एंगल हम पता कर सकते हैं आराम से। कैसे, देखो ये 30 है, ये भी 30 है, 30 30 60, तो ये कितना हो जाएगा, तीनों का मान तो 180 होता, तो ये कोण हो जाएगा आपके पास 120। अगर ये 120 है तो ऊपर वाला भी तो 120 बनेगा, क्योंकि ये कैसे कोण होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो यहाँ पर cos 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इस सूत्र से आप यहाँ पर परिणामी निकाल सकते हैं, किसका, F1 और F2 का। तो F1 व F2 का परिणामी बल, इसको F' से लिख लें, ये बन जाएगा आपके पास F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120, ये बनेगा। फिर F1 F2 F3 तीनों के तीनों बराबर है, इसको मान लीजिए F। जब तीनों के तीनों बराबर है तो उसको F मान लिया, तो ये F' आपके पास क्या बन जाएगा, F² प्लस F² प्लस देखो 2 टाइम्स ऑफ F और F हो जाएगा F² cos 120 का मान। तो cos 120 का मान जब निकालोगे तो cos 90 प्लस 30 बनेगा। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, माइनस का साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो इसका मान बनेगा माइनस का 1/2। ठीक है, cos 120 डिग्री का मान कितना होता है, माइनस का 1/2।
इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस से ध्यान रखना, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और प्लस माइनस का माइनस एफ स्क्वायर, ये एफ स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, एफ डैश आपके पास एफ के बराबर आ गया। मतलब F1 और F2 का परिणामी कितना आ रहा है, F आ रहा है। और F3 भी इसी डायरेक्शन में, देखो F1 की F डैश किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और F3 भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में हो गए तो उनको प्लस कर सकते, क्योंकि याद होगा ना इनको जब जोड़ते थे तो इसका डायरेक्शन क्या आता था, ये वाला तो आता था, यही तो F डैश बनता है। और इस बार F डैश और F3 तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं, जब तीनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनको आप प्लस कर लो आराम से यहाँ पर। तो F नेट कितना आ जाएगा टोटल, ये आपके पास F डैश जो आया 2 बलों का परिणामी प्लस F3, मतलब F डैश F के बराबर और F3 भी F के बराबर, यानी कि कितना हो गया 2F, और F का मान आपके पास इतना है, रख लो। तो F नेट आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुना, तो 3 और 2 का गुणा 6, के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L स्क्वायर। के का मान आप रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लो, 6 गुणे 6 को बाद में लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L स्क्वायर, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन से सवाल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम में। इस पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है, बिना प्रैक्टिस के आप इसे कर नहीं सकते हो।